नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बायोस्कोप में आप सबों का स्वागत है। 6 फरवरी से भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। सीरीज में 3 मैच खेले जाएंगे। तीनों ही वनडे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला वनडे रविवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। रविवार भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने जा रहा है। रविवार 6 फरवरी को वनडे में भारत जब वेस्टइंडीज के सामने होगा तो एक नया इतिहास रचेगा। 6 फरवरी को वनडे भारत का 1000वां वनडे मैच होगा। इसके साथ ही भारतीय टीम 1000 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के दौरान नियमित कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा के ऊपर खुद को साबित करने की चुनौती है, तो पूर्व कप्तान विराट कोहली बल्ले से लय पाना चाहेंगे। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। आपसे जानना चाहेंगे, 6 फरवरी को भारतीय टीम अपना 1000वां वनडे मैच खेलेगी। भारतीय टीम के एक दिवसीय मैचों के इस सफर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो वनडे क्रिकेट का जो सफर है भारतीय टीम का, जहां तक सवाल है, तो ये जो सफर है बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। हमने डाउन फेजेस भी देखे हैं और कुछ मौके ऐसे भी आए हैं जब हमने जश्न मनाया है। तो आप कह सकते हैं कि कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ हम इसे याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें भारत के पहले वनडे मैच की, तो 13 जुलाई 1974 को भारत ने पहला वनडे खेला था इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में। वहां से अगर हम शुरू करें, और अभी दक्षिण अफ्रीका में हम वनडे सीरीज कंप्लीट करके आए हैं और वेस्ट इंडीज के साथ रविवार से वनडे सीरीज शुरू हो रहा है। तो इस दौरान अगर हम बात करें तो भारत ने कुल 999 मैच खेल लिए हैं। जो अहमदाबाद का मैच होगा, जो पहला वनडे हो रहा है भारत और वेस्ट इंडीज के बीच, वो 1000वां वनडे है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा। और ये भी बता दूं कि भारतीय टीम पहली ऐसी टीम है जो 1000 वनडे खेल रही है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और उससे पीछे पाकिस्तान की टीम है। जहां तक अगर हम भारतीय क्रिकेट की बात करें और वनडे में उसके सफर की बात करें, तो जो डाउन मूवमेंट आए हैं, तो 1975 में जब पहले विश्व कप में भारतीय टीम ने शिरकत की थी, तो उस वक्त हम सिर्फ एक मैच ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ जीत पाए थे। 1979 में एक भी जीत नसीब नहीं हुई थी। और वनडे इतिहास में जो एक सबसे धीमी पारी है सुनील गावस्कर के नाम पे, जो कि टेस्ट क्रिकेट के महान खिलाड़ी रहे हैं, तो 60 ओवर तक वो क्रीज पर रहे थे और सिर्फ 36 रन बना सके थे। तो वहां से लेकर 1983 जो है भारतीय क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है। यहां से आके सब कुछ बदल गया। कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में खेले गए वर्ल्ड कप में जीत हासिल की और पहली बार भारत विश्व विजेता बना था। और यहां से फिर सब कुछ बदल गया। और यहां से जब बदलाव हुआ तो भारतीय टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करते गई। 1987 में हम सेमीफाइनल खेले। हालांकि 92 में हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सके थे, लेकिन ग्रुप में स्टेज में पाकिस्तान को हराने की सुखद याद हमारे साथ है। 96 में फिर सेमीफाइनल खेले। 99 में हमारा प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, लेकिन पाकिस्तान को हराने का एक सुकून था। 2003 में भारतीय टीम 1983 के बाद दूसरी बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी, मतलब लगभग 20 साल बाद। लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हमें शिकस्त झेलनी पड़ी। 2007 का जो विश्व कप है वो सबसे ज्यादा निराशाजनक है। अगर वनडे सफर की बात करें तो भारतीय टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, बल्कि खराब रहा था। और बहुत सारे विवाद भी उस समय जुड़े थे। ग्रेग चैपल कप्तान कोच के तौर पे आए थे, राहुल द्रविड़ कप्तान थे 2007 में। लेकिन फिर इसके 4 साल बाद महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारत ने वो करिश्मा किया 2011 में, जिसे हम सब और जो आज का जनरेशन है उसको अच्छे से याद होगा। 2011 में हमने फिर से वर्ल्ड कप जीता। 2015 और 2019 का भी जो हमारा प्रदर्शन है वर्ल्ड कप में वो ठीक रहा है। इन सब के बीच 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर भी हमने कब्जा जमाया। कुछ एशिया कप हमारे नाम है। तो आप कह सकते हैं कि मिला जुला सफर रहा है। कुछ खट्टी यादें, कुछ मीठी यादें। और जहां तक एक दिवसीय मैचों की बात है तो हम कहें कि जो हमारे कुछ प्रमुख खिलाड़ी हुए, जैसे सचिन तेंदुलकर, वनडे क्रिकेट में 18,426 रन, 49 शतक,
तो आप समझ सकते हैं कि वो किस कद के खिलाड़ी थे और भारतीय क्रिकेट ने किस कद का खिलाड़ी दिया है वर्ल्ड क्रिकेट को। और सचिन ने 49 शतक लगाए, 96 अर्धशतक हैं। वनडे में जो पहला दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड है वो भी भारत के नाम है, सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। इसके बाद रोहित शर्मा ने 3 डबल सेंचुरी वनडे में लगाई है। विराट कोहली सचिन से पीछे रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं और विराट ने भी 43 शतक लगाया है। और जब अब वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला एक दिवसीय मैच होने जा रहा है तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनका 44वां एक दिवसीय शतक जो है वो सामने आए। तो गेंदबाजों की बात करें तो अनिल कुंबले भारत के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। दूसरे नंबर पर जवागल श्रीनाथ और तीसरे नंबर पर अजीत अगरकर हैं। तो एक टीम फॉर्मेट जो रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। सौरभ अजरुद्दीन ने टीम को बनाया था, कपिल देव ने 1983 में बिल्कुल पीछे से आके, डार्क हॉर्स थी भारतीय टीम, किसी ने नहीं सोचा था कि 1983 में भारतीय टीम विश्व कप जीत जाएगी। यहां तक कि खिलाड़ियों तक को भरोसा नहीं था कि वो विश्व कप जीत सकते हैं। लेकिन जब टीम गई और कपिल देव की जो फाइटिंग स्पिरिट थी, उन्होंने टीम को लड़ना सिखाया और 1983 ने पूरे भारतीय क्रिकेट का परिदृश्य बदल दिया। तो उदय जी, ये जो 1000वां मैच है ये बहुत ही एक यादगार मौका है। और उन पुराने खिलाड़ियों की हमने बात की, मैं एक बात फिर से अजीत वाडेकर का नाम लेना चाहूंगा। जब हमने पहला वनडे खेला था इंग्लैंड के खिलाफ 13 जुलाई 1974 को, तो उस वक्त टीम इंडिया की कप्तानी अजीत वाडेकर ने की थी। तो वहां से ये सफर शुरू हुआ। रोहित शर्मा अब नियमित कप्तान के रूप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में हमें दिखेंगे। तो ये सफर जो है खट्टी मीठी यादों से भरा है, कुछ सुखद यादें हैं। बिल्कुल राकेश जी, वापस लौटते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की सीरीज पर। सीरीज शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया को झटका लगा है। कोविड पॉजिटिव होने की वजह से कुछ प्रमुख खिलाड़ी सीरीज से बाहर हो गए हैं, तो कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। ऐसे में इन सब के नहीं होने का कितना फर्क पड़ेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर आपके प्रमुख खिलाड़ी ना हो तो उसका फर्क तो पड़ता ही है। अगर हम कहें प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें कि जो उपलब्ध होते तो प्लेइंग 11 में होते ही, तो उसमें आप नाम ले सकते हैं शिखर धवन का। वो रोहित के साथ ओपनिंग कर रहे होते, लेकिन कोविड की वजह से वो बाहर हो गए हैं। हम श्रेयस अय्यर का नाम ले सकते हैं, वो भी एकादश में होते, लेकिन कोविड की वजह से वो भी बाहर हैं। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ और नवदीप सैनी, ये 4 खिलाड़ी और कुछ सपोर्ट स्टाफ जो है कोविड पॉजिटिव हुए, तो वो बाहर हुए हैं। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को विश्राम दिया गया है। अगर वो भी फिट होते तो एकादश में निश्चित तौर पे स्थान पाते। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, जैसे आर अश्विन और रविंद्र जडेजा। तो अगर रविंद्र जडेजा भी फिट होते तो प्लेइंग 11 में जरूर होते, लेकिन वो भी नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके हाथ में नहीं होती, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। देखना पड़ता है कि उनके बदले जिन खिलाड़ियों को आप ला रहे हैं वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। और मेरा हमेशा से मानना है उदय जी कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो नए खिलाड़ियों को उभरने का मौका मिलता है। अगर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी नहीं है तो प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और सिराज के लिए यह बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। तो देखना यह है कि उन मौकों जो मिल रहे हैं उसका कितना फायदा ये खिलाड़ी उठा पाते हैं। नए खिलाड़ियों को ऐसे ही अवसर मिलते हैं और जब भी इस तरह का अवसर मिले तो वो खिलाड़ी जो इसे दोनों हाथों से लपक लेता है वो आगे जाके टीम का नियमित खिलाड़ी हो जाता है। तो जहां इनके नहीं खेलने से एक टीम पर असर पड़ सकता है, वहीं एक भविष्य के लिए कुछ उम्मीदें हैं कि कुछ युवा खिलाड़ी आएंगे जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, रोहित शर्मा की कप्तानी की भी परीक्षा होनी है। एक कप्तान के रूप में रोहित के सामने क्या चुनौतियां होंगी? देखिए, कप्तान के रूप में रोहित के सामने अभी फिलवक्त जो है वो बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि टीम दक्षिण अफ्रीका से हार कर आई है ओडीआई सीरीज, ये T20 सीरीज। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव है भारतीय टीम पर, और कुछ एक महीने जो है वो भारतीय क्रिकेट के लिए जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो रोहित के लिए एक परीक्षा है, सबसे बड़ी परीक्षा है कि इस टीम को उनको फिर से कंबाइन करना है। नियमित कप्तान के रूप में आप कह सकते हैं कि ये उनका पहला जो है वो बड़ा असाइनमेंट है। वो जब भी रहते थे स्टैंड बाई कैप्टन थे, जब विराट कोहली नहीं खेलते थे तब वो कप्तानी करते थे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात उदय जी ये है कि विराट कोहली
पहली बार उनकी कप्तानी में खेलेंगे। तो ये भी देखना है कि हाँ, विराट किस तरह से सामने आते हैं, किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। और इसके अलावा रोहित शर्मा को नए खिलाड़ियों पर विश्वास करना होगा। रोहित ने आज जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा भी कि बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है, जहां पर विराट ने टीम को छोड़ा है बस उसे आगे बढ़ाकर लेके जाना है। मतलब एक प्रोसेस की बात उन्होंने की और कहा कि फिलवक्त कोई बहुत बड़े बदलाव की जरूरत जो है वो नहीं दिख रही है। तो ये चुनौतियां हैं, टीम को समेटना होगा, युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करना होगा और एक कप्तान के रूप में उनका प्रदर्शन इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उनके बल्लेबाजी का प्रदर्शन कैसा रहता है। क्योंकि आप हमेशा जान लें कि जब कप्तान रन बना रहा होता है तो वो दूसरे खिलाड़ियों को प्रेरित करता है और उनको बता सकता है। अगर कप्तान खुद अपने फॉर्म से जूझ रहा हो, जैसा कि हमने देखा कि पिछले कुछ समय से विराट कोहली जब एक कप्तान के तौर पे फॉर्म से जूझ रहे थे तो भारतीय टीम का प्रदर्शन नीचे आया। तो ये देखने की जरूरत है कि खुद रोहित का फॉर्म कैसा है, उनकी फिटनेस कैसी है और वो वहां पर टीम को कितना मोटिवेट कर पा रहे हैं। जहां तक रणनीति बनाने की बात है तो रोहित एक बहुत ही कूल एंड कंपोज कैप्टन माने जाते हैं। उनकी तुलना जो है, लोग कहते हैं कि हाँ, वो धोनी स्टाइल के कैप्टन हैं जो बहुत कूल होकर कप्तानी करते थे। विराट के बिल्कुल उलट, विराट बहुत अग्रेसिव थे। तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं और मुझे लगता है कि रोहित ने आईपीएल मैचेस में और या इसके अलावा जब भी उन्हें टीम इंडिया की कप्तानी करने का मौका मिला है तो ये साबित किया है कि उनके पास रणनीति बनाने का मादा है, वो चीजों को समझते हैं और उसी की तरह उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। बिल्कुल, विराट कोहली की बात हो रही थी। विराट कोहली ने इस बार हर फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दी है, सबकी नजरें भी उन पर टिकी होंगी। तो क्या लगता है कि इस बार उनकी बल्लेबाजी पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, असर तो सकारात्मक ही पड़ना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी छोड़ी थी सिर्फ इसलिए कि वो बल्लेबाजी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकें। विराट ने भी कप्तानी छोड़ी है और लगता है कि वो बल्लेबाजी में ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसके अलावा विराट ने पिछले दिनों जब मीडिया से बातचीत की थी तो कहा था कि वो एक लीडर के रूप में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, कप्तान नहीं, एक लीडर के तौर पे। मतलब वो धोनी वाली भूमिका की बात कर रहे थे। जब धोनी ने विराट कोहली को कैप्टनसी दी थी तो उसके बाद वो विराट की मदद को हमेशा तैयार रहते थे। तो उस वाले रोल में आना चाहते हैं विराट कोहली। तो निश्चित तौर पे अगर वो ऐसा करते हैं, साथी खिलाड़ियों की मदद करते हैं और अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और जान लीजिए कि टीम इंडिया को विराट कोहली एज ए बैट्समैन पूरे फॉर्म में चाहिए। अगर विराट अपने फॉर्म में हो और उनके साथ रोहित हो तो फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये दो खिलाड़ी ही किसी भी टीम के खिलाफ मैच छीन कर ले जाने की क्षमता रखते हैं। तो विराट के प्रदर्शन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। काफी दिनों से उनके बल्ले से शतक नहीं निकला है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि उनके थोड़ा माइंडसेट की भी बात है। और अब जबकि इतना वक्त गुजर चुका है तो हम तो यही चाहेंगे, हमारी तो यही कामना होगी कि जो फील्ड के बाहर की बातें थी, जो उनके दिमाग में ज्यादा प्ले कर रही थी, वो चीजें जो है वो खत्म हो गई हों और विराट जो है खुलकर बिना किसी और चीज को सोचे हुए, मैदान की बाहर की चीजों को सोचे बगैर मैदान पर सिर्फ अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा रन बनाएं। क्योंकि अगर विराट रन बनाएंगे तो टीम इंडिया को जीतने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, भारत का संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकता है? शिखर धवन और ऋतुराज गायकवाड़ के कोविड पॉजिटिव होने के बाद रोहित के साथ पारी की शुरुआत कौन कर सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले तो सवाल था कि जब मयंक अग्रवाल को टीम के साथ जोड़ा गया तो सारे लोग सोच रहे थे कि शायद मयंक जो है पारी की शुरुआत करेंगे, लेकिन मयंक अभी भी क्वारंटीन है। तो इस स्थिति में तय है कि ईशान किशन जो कि टीम के साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि वो ओडीआई स्क्वाड के मेंबर नहीं थे, लेकिन चूंकि ये आईसीसी टूर्नामेंट नहीं है तो जब आप बायलैटरल मुकाबले खेलते हैं तो आप खिलाड़ियों को जोड़ सकते हैं बिना किसी ये पूर्व सूचना के भी। तो उस लिहाज से जैसा कि आज रोहित शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते वक्त कहा भी कि ईशान किशन उनके साथ पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये तय हो गया कि रोहित शर्मा के ओपनिंग पार्टनर जो हैं वो ईशान किशन होंगे। नंबर 3 पर विराट होंगे, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं है। अब श्रेयस अय्यर टीम में नहीं है तो सूर्य कुमार यादव भी खेलेंगे, ये भी तय है। विकेट कीपर आपके ऋषभ पंत होंगे, ये भी तय है। नंबर 6 का मामला यहां पर अटका हुआ है कि क्या दीपक हुड्डा
को मौका मिलेगा। दीपक हुड्डा ने आईपीएल में और कुछ मैचेस में उनका रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं कि वो तेजी से रन जुटा सकते हैं और ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो वो जो ऑलराउंडर वाली जगह नंबर 6 पर होती है, वो जगह शायद दीपक हुड्डा को मिले, अगर रोहित ये चाहें कि उन्हें बल्लेबाज एक ऐसा बल्लेबाज मिल जाए जो कि कुछ ओवर्स भी डाल सके, तो दीपक हुड्डा को मौका मिल सकता है। और अगर रोहित चाहे कि मुझे एक गेंदबाज चाहिए जो कुछ रन भी बना सकता है, तो वाशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है। लेकिन ज्यादा संभावना है कि दीपक हुड्डा कल खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जो है आप शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर होंगे टीम में, दोनों ऑलराउंडर भी हैं। और इसके बाद कुलचा की जोड़ी बहुत लंबे समय के बाद देखने को मिलेगी। कुलचा मतलब कुलदीप यादव और चहल की जोड़ी, जो कि टूट गई थी अलग अलग वजहों से, अन्य खिलाड़ियों के आने से। तो एक बार फिर से भारतीय टीम स्पिनर्स, जो रिस्ट स्पिनर्स होते हैं, उस पर जो है शायद अपना विश्वास जताए और कल हमें एक लंबे समय के बाद कुलदीप यादव और चहल जो है वो एक साथ खेलते हुए दिखे आपको। दोनों की जोड़ी बहुत कामयाब हुई थी और दोनों की खासियत ये थी कि वो बीच के ओवर्स में बहुत सारे विकेट निकालते थे। तो ये पूरी संभावना है कि कल कुलचा को मौका मिलेगा। इसके अलावा तेज गेंदबाज की, जो अगर विशुद्ध तेज गेंदबाज की अब हम बात करें, तो वहां पर एक ही जगह मुझे दिखती है, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज और आवेश खान बच जाते हैं। इसमें से किसी अगर एक को चुनना हो तो मेरी पसंद जो है प्रसिद्ध कृष्णा होंगे। लंबे कद के खिलाड़ी हैं, उन्हें अच्छा बाउंस मिलता है। तो देखना है कि उन्हें खिलाते हैं या फिर जो है वो सिराज को मौका देते हैं, ये देखने की बात होगी। या ये हो सकता है कि जो दो बॉलिंग ऑलराउंडर की बात हम कर रहे हैं, शार्दुल और दीपक चाहर की, तो उनमें से किसी एक को बैठा के प्रसिद्ध कृष्णा के साथ सिराज को मौका दिया जाए। बिल्कुल। साथ में अगर देखा जाए तो पिच और टॉस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण मान रहे हैं आप? देखिए, जो अहमदाबाद कल जो है वेदर बहुत अच्छा रहने वाला है, तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि कल पूरा मैच होगा, समय से शुरू होगा, समय से खत्म होगा और कोई इंटरप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो कल जो अहमदाबाद का वेदर है वो बहुत ही अच्छा है। जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा, 20 से 30 के बीच में, ज्यादातर समय 25 के ऊपर रहेगा, लेकिन वो 20 से 30 के बीच में भी रहेगा। तो क्रिकेट के लिए एक बड़ा ही अनुकूल वातावरण आप कह सकते हैं कि मिलेगा। खिलाड़ी उसमें अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। वेदर से कोई परेशानी उन्हें नहीं होने जा रही है। जहां तक अहमदाबाद के पिच की बात है उदय जी, तो वो जो है वो थोड़ी स्लो पिच है, स्पिन गेंदबाजों को मदद करती है। इसलिए मैंने कहा था कि शायद कुलचा को मौका मिले। और तो अब ये देखना है कि टीम क्या करना चाहेगी टॉस जीतकर। तो निश्चित तौर पे अगर गेंद स्पिन गेंदबाजों को मदद करती है, तो आप ये मान के चलिए कि दूसरी पारी में गेंद जो है वो ज्यादा स्पिन कर सकती है। लेकिन यहां पर ड्यू फैक्टर एक बड़ी वजह के रूप में सामने आ रहा है। अगर ये पूरा डे मैच होता तब तो निश्चित तौर पर कोई भी टीम चाहता कि वो दूसरी पारी में गेंदबाजी करे, लेकिन चूंकि यह ड्यू फैक्टर एक बड़ा कारण हो सकता है और आज दोनों टीमें वहां पर देखेंगी भी कि किस तरह से मतलब ड्यू फैक्टर कितना इफेक्टिव है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर ड्यू फैक्टर इफेक्टिव हुआ तब जो है टीमें बाद में बल्लेबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि अगर ड्यू फैक्टर आएगा तो गेंदबाजों को गेंद ग्रिप करने में दिक्कत होगी, तो स्पिनर्स जो हैं वो बहुत प्रभावी नहीं रह जाएंगे या तेज गेंदबाजों को भी ग्रिप करने में मुश्किल होगी, तो बाद में बल्लेबाजी करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो आपको किस टीम का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर कागज पर जाइए तो अभी भी भारतीय टीम भारी है, लेकिन क्रिकेट में बहुत सारी चीजें दिमाग में भी चलती हैं और मैच जो होता है वो दिमाग में भी होता है। और खिलाड़ी जो चीजें अगल बगल हो रही होती हैं, आप कितना भी कुछ कह लें कि मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं है, प्रभाव तो पड़ता है। तो भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में हार कर आ रही है, जबकि वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड जैसी टीम को T20 में हरा कर आ रही है। तो लिमिटेड ओवर्स में वेस्ट इंडीज की टीम हमेशा जो है एक सशक्त टीम है। हालांकि 2020 क्रिकेट जो है वो उनका फेवरेट फॉर्मेट है, ये ओडीआई होगा
और इसलिए ये थोड़ा सा फर्क दिखता है। लेकिन वेस्ट इंडीज के पास भी काफी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और वेस्ट इंडीज के खेलने का एक स्टाइल रहा है। आप 1975 से उठा के देख लें, बीच में बहुत बुरे दिन भी आए वेस्ट इंडीज के, लेकिन उनके खेलने का एक स्टाइल रहा है। वो खेल को बहुत एंजॉय करते हैं और जो स्ट्रोक प्लेइंग है वो उनका पसंदीदा खेल है। वो चाहते हैं कि आए चौके छक्के मारें, तो वो पसंद करते हैं। तो इस हिसाब से देखिए कि अगर उनके कोई भी बल्लेबाज अगर थोड़ी देर तक ज्यादा तक क्रीज पर जुड़ जाए तो टिके रह जाए तो वो ज्यादा स्कोर कर जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो कागज पर देखकर तो भारतीय टीम जो है वो भारी दिख रही है। मनोबल हालांकि गिरा हुआ है, लेकिन एक नया कप्तान मिला है। केएल राहुल इस मैच में नहीं है। रोहित नियमित कप्तान के तौर पर अपनी कप्तानी पारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो राहुल द्रविड़ उनके साथ हैं। तो एक कह सकते हैं कि एक फ्रेशनेस टीम में जो है वो देखने को मिल सकती है। और अगर कोई अनहोनी ना हो तो टीम इंडिया को आप कल के मैच में भी रविवार के मैच में विजेता के रूप में देख सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम का पड़ाव थोड़ा भारी है। तो टीम इंडिया के लिए 6 फरवरी का वनडे 1000वां मैच है। ऐसे में भारतीय टीम हर हाल में जीतना चाहेगी। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की कप्तान और कोच की जोड़ी पर टीम को जीत के ट्रैक पर लाने की जिम्मेदारी है। उम्मीद है कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी के बावजूद टीम इंडिया जीत का परचम लहराएगी। मैच से पहले ही भारतीय टीम को तब झटका लगा जब उसके कुछ प्रमुख खिलाड़ी कोरोना की चपेट में आ गए और उन्हें सीरीज से बाहर होना पड़ा है। लेकिन उम्मीद है कि इसके बावजूद टीम इंडिया जीत का परचम लहराएगी। राकेश जी, आपको भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।